नमस्कार साथियों, एग्जाम स्काई क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए हिंदी भाषा यूपी टेट एग्जाम 2011 के सेकंड पेपर को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आने वाले पेपर के पैटर्न का पता चलेगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अक्सर परीक्षाओं में रिपीट भी होते रहते हैं, इसलिए साथ में उनका भी रिवीजन हो जाएगा। भाइयों बहनों, आप भी अपने आंसर कमेंट में लिखते चलें ताकि साथ में आपका रिवीजन भी होता रहे। हमारा पहला प्रश्न है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, उनमें से 3 ऐसे हैं जो कि पुत्री के पर्यायवाची हैं और उनमें एक ऐसा है जो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। हमें उसी को ढूंढना है और उस पर टिक करना है। जब भी आप परीक्षा देते समय प्रश्न पढ़ें तो उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है, जो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जो होता है उसको टिक करे आते हैं, ठीक है ना। तो हमें देखना है पुत्री का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है। तो ए ऑप्शन है तनय, बी है सुता, सी है आत्मजा और डी है दुहिता। तो ये सभी पुत्री के ही पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए है तनय, ठीक है ना, क्योंकि तनय माने पुत्र होता है, बेटा होता है, पुत्री नहीं। तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें कहा गया है जिसकी वर्तनी शुद्ध है उसे चुनिए, ठीक है ना। तो अधिकांश से लोग जो ऑप्शन ए में दिख रहा है इसको कर देते हैं, लेकिन ये नहीं है। इसका सही ऑप्शन है बी, ठीक है ना। सही शब्द होता है पूजनीय, पूज्यनीय नहीं, क्योंकि जब हम अपने से किसी बड़े को यानी सम्मानजनक व्यक्ति को नाम लेते हैं तो या तो हम पूज्य बोलें उनको, ठीक है ना, या फिर हम केवल उन्हें पूजनीय बोलें, जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। पूजनीय नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इनको पढ़ते चलें और आप भी इनके आंसर कमेंट में देते हुए चलें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो क्या पूछा है, ऐसा शब्द चुनना है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि 3 ऐसे हैं जो कमल के पर्यायवाची हैं और एक ऐसा है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो सरोज भी कमल को कहते हैं, ठीक है ना। अरविंद माने भी कमल होता है, पंकज माने भी कमल होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सलिल। सलिल का अर्थ होता है पानी, ठीक है ना, ध्यान रखना, पानी यानी कि जिसे जल भी कहते हैं। तो ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो वो लिखिए। यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर चुनना है। यहाँ पर बात कही गई है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है अनुज, बी द्विज या सी अग्रज और डी सर्वज्ञ। तो इनमें से हमको ढूंढना है क्या है इसके लिए एक शब्द। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अग्रज। यानी कि जिसका जन्म पहले होता है उसे अग्रज कहा जाता है, यानी कि बड़ा भाई। और जो छोटा भाई होता है उसको क्या कहा जाता है, उसे अनुज कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। जिसकी मति तुरंत सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। यानी कि एक शब्द बताइए ऐसे व्यक्ति के लिए जो झट से सोच लेता हो, बहुत जल्दी सोच लेता हो, बहुत तीव्रता के साथ में। तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए कुशाग्र बुद्धि कहते हैं, या बी प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं, या सी दूरगामी कहते हैं, या फिर डी दूरदर्शी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही बी, उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। यानी कि तुरंत ही जो प्रश्न है उसका उत्तर या कोई भी समस्या है उसका समाधान तुरंत ही उत्पन्न हो जाए उसकी मति में, वो तुरंत ही सोच करके निर्णय ले ले। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। यानी कि 4 ऑप्शन हैं, उनमें से 3 गलत हैं। जो ऐसी वर्तनी है जो शुद्ध नहीं लिखी है, सही नहीं है, एक ऐसा है जो सही है। तो जो सही है हमें उसी को चुनना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पुरस्कार हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। यानी कि निर्गुण जो शब्द है उसे जब संधि विच्छेद करेंगे तो इनमें से क्या रूप उसका निकल करके आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए निर प्लस गुण, बी नि प्लस गुण, सी निहि प्लस गुण, या फिर डी निर प्लस गुण। तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो वो होगा ऑप्शन सी, निहि प्लस गुण, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग संधि का ये उदाहरण है और इस प्रश्न को कई बार परीक्षाओं में घुमा फिरा करके भी पूछ लिया जाता है। इसलिए ध्यान रखिए ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है और ये इम्पोर्टेंट है, छोटी सी बात है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। यहाँ पर कहा गया है सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। यानी कि एक शब्द लिखा है सजावट, तो इसका प्रत्यय क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको समझ लेते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं और उपसर्ग क्या होते हैं। तो प्रत्यय की बात है तो पहले प्रत्यय की बात करेंगे। प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के
अंत में आकर के या बाद में आकर के जुड़ जाते हैं और उसके स्वरूप में और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं मूल शब्द क्या होगा, मूल शब्द होगा सज या सजना हो सकता है, यानी कि सजना संवरना जो कहते हैं ना वो वाला। तो इनमें से एक मूल शब्द होगा, तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ लगाएं कि वो सजावट बन जाए। तो सीधी सी बात है, उसमें कुछ सोचना है नहीं, करना है नहीं। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जब सज में आवट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सजावट बन जाएगा हमारा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यानी कि ऐसा शब्द हमें बताना है जो तत्सम है। तो तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत के शब्द हैं वे तत्सम कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो ये कलश लिखा है ये ही संस्कृत का शुद्ध रूप है और ये यहाँ पर तत्सम है। तद्भव होता तो हिंदी के शब्द होते, आधुनिक शब्द होते जो बाद में जिनका निर्माण हुआ होता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य का कारक बताइए। यानी कि जो ये सेंटेंस लिखा है लड़का पेड़ से गिरा, तो इसमें कौन सा कारक है। ऑप्शन ए संप्रदान कारक है, बी कर्म कारक है, या सी अपादान कारक है, या फिर डी करण कारक है। तो कारक चिन्ह को या कारक जो शब्द है उसे हम देख लेते हैं। लड़का पेड़ से गिरा, ठीक है ना। तो ये से जो है ये कारक है। तो से जब गिरा लड़का पेड़ से, तो क्या वो पेड़ से टच में रहा, उसके संपर्क में रहा, नहीं, वो उससे दूर हो गया। जिस डाली पर वो बैठा था, टहनी पर जहाँ भी वो बैठा था, जिस ब्रांच पर वो था जहाँ से वो गिरा, तो वो उससे दूर हो गया। तो जहाँ पर एक चीज़ का किसी दूसरी जगह या अवस्था से या चीज़ से दूर होने का बोध होता है, वहाँ पर अपादान कारक होता है, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अपादान कारक, लड़का पेड़ से गिरा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। यानी कि हमारे पास 4 सेंटेंस हैं, 4 वाक्य हैं, उनमें से एक शुद्ध है और 3 ऐसे हैं जिनमें कुछ ना कुछ गलती है कहीं ना कहीं पे। तो हमें वही गलती ढूंढनी है और जो सही सेंटेंस है, जो शुद्ध है, उसको हमें टिक करना है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सही लग रहा है एक तरीके से तो देखने में। बी, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। सी, हमारी सौभाग्यवती कन्या के विवाह होने जा रहे हैं। ऑप्शन डी, हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कौन सा, बी, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ठीक है ना। तो आप सोचेंगे तो ऐसे ही तो ऊपर वाला लिखा था ऑप्शन ए, तो उसमें क्या दिक्कत थी, दिक्कत ये थी सेंटेंस तो शुद्ध था लेकिन सही शब्द का चयन नहीं किया गया था। सौभाग्यवती किसी विवाहित महिला के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे पहले किसी को आशीर्वाद वगैरह देते थे हमारे पूर्वजों के समय में, तो कहा जाता था सौभाग्यवती भव, इस तरीके से। लेकिन जिनका विवाह नहीं हुआ होता है उनके लिए आयुष्मती शब्द का प्रयोग होता है। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन सही है। सी वाले में देख लेते हैं क्या कमी है। हमारी सौभाग्यवती कन्या के विवाह होने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 3 गलती है। एक तो सौभाग्यवती शब्द आ गया, के विवाह, के मतलब बहुवचन में ले जा रहा है कि कितने विवाह होने जा रहे हैं भाई, और यहाँ पर भी हैं आया है लास्ट में, यानी कि है पर 2 मात्राओं के साथ में बिंदु लगा है जो कि बहुवचन को इंडिकेट करता है। तो इस वजह से ये भी गलत है। और डी, हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहे, तो यहाँ पर सारा सही है। यहाँ पर ये जो की लगा है ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चौराहा में कौन सा समास है। ऑप्शन ए बहुब्री, बी द्वंद्व, सी द्विगु, या फिर डी तत्पुरुष। कौन सा समास है इसमें जल्दी से कमेंट करके आप बताइए। ये तो बिल्कुल सरल है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप 4 एग्जाम देंगे कोई अलग अलग, तो उसमें 3 बार तो आपको ये देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो चौराहा, पहला पद संख्यावाची हो, यानी कि 4 राहों का समाहार या समूह। तो जहाँ पहले संख्या आती हो तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा द्विगु समास। हमारा अगला प्रश्न है, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। यानी कि हमारे पास जो ये शब्द है जगन्नाथ, ये कौन सी संधि यहाँ पर हो रही है, किस संधि के मेल से ये बना है। ऑप्शन ए व्यंजन संधि है, या बी विसर्ग संधि, या फिर सी दीर्घ स्वर संधि, या फिर डी यण स्वर संधि। जल्दी कमेंट करके बताइए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और फिर से आने की संभावना बन सकती है, क्योंकि कभी संधि कराने के लिए पूछ लेगा, कभी संधि विच्छेद कराने के लिए पूछ लेगा, तो कभी संधि का नाम ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है आपको।
इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ए, व्यंजन संधि है ये। और इसको कैसे लिखा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका है, और जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे करके जगत, ताकि नीचे ये हलंत है और फिर लगाएंगे प्लस का चिन्ह, फिर हो जाएगा नाथ। इस तरीके से ये इसका संधि विच्छेद वाला रूप बनेगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत बार आया है, बहुत बार पूछा जाता है और बच्चों को आता है, छोटी सी भूल कर देते हैं। देख लेते हैं। ऑप्शन ए भानु प्लस उदय, बी भानु प्लस उदय, या सी भानु उदय, डी भानु उदय। तो ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, आपको दिख रहे हैं बी वाले, डी वाले और ये सी वाले, क्योंकि इनमें जो ऊ बना है वो बड़ा ऊ बना है, लेकिन जो भानु उदय लिखा है वो दो छोटे छोटे ऊ से मिलकर के बना है, ना कि बड़े ऊ के हिसाब से, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भानु उदय, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा है मोर का तत्सम बताइए, यानी कि जो मोर होता है हमारा उसका तत्सम शब्द क्या होगा। यानी संस्कृत भाषा का शब्द पूछा गया है, प्राचीन शब्द पूछा गया है, तो वो क्या होगा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, क्योंकि मयूर कहा जाता है और मयूर ही लिखा जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मयूर। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। फिर यहाँ पर 4 सेंटेंस हैं और उनमें से एक सही जो है वो चुनना है जिसमें कोई गलती ना हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है हमारा, हमारे यहाँ तरुण नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, बी हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, सी हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है, डी हमारे यहाँ तरुण नव युवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है। तो परीक्षा में ये सबसे बड़ा क्लू होता है अपना ऑप्शन सही करने का, जिसका आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि 2 या 3 तो पढ़ते ही पता चल जाते हैं कि वो गलत हैं। जैसे डी वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब नव युवकों आ रहा है तो की नहीं आएगा इसके साथ में, ठीक है ना। और यहाँ पर ये तरुण भी आ रहा है, तरुण छोटा बालक होता है ना। और जब हम सी वाला पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी गलत है, यहाँ पर भी की का प्रयोग हुआ है कि हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा की, शिक्षा की नहीं होगा, शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो और हम देखते हैं बी वाला, हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि ए वाला भी गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर तरुण आया है, तो तरुण नहीं होगा। या तो आप तरुण ही बोलो या फिर नव युवक ही बोलो। नव युवक माने जवान व्यक्ति, नौजवान, ठीक है ना, और तरुण माने छोटा बालक। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। यहाँ पर है अभिशाप शब्द का उपसर्ग चुनिए, यानी कि अभिशाप जो शब्द लिखा है इसका उपसर्ग क्या है, ये कौन से शब्द से बना है। जैसे बताया था ना, किसी मूल शब्द के जो पीछे से जुड़ जाए कोई शब्द या शब्दांश, तो वो प्रत्यय होता है और वो जुड़ करके क्या करता है, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है और स्वरूप को बदल देता है। ऐसे ही जो शब्द या शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले यानी कि आगे जुड़ करके उसके स्वरूप में या और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो साप है, जैसे ऋषि मुनि पहले पुराने टाइम में जब नाराज हो जाया करते थे, किसी से खिन्न हो जाया करते थे, तो वो उसको साप दे दिया करते थे, है ना, यानी कि बद्दुआ कह सकते हैं इस तरीके से। तो साप शब्द अपने आप में मूल शब्द है, तो इसमें कौन सा शब्द जुड़ा है जिसकी वजह से ये अभिशाप बन गया। तो अभिशाप में है ऑप्शन डी सही है इसका, ठीक है ना, अभी जुड़ा है, अभी प्लस साप। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए, यानी कि धन मतलब रुपया, पैसा, लक्ष्मी, ठीक है। तो उसका जो पर्यायवाची नहीं है वो हमको चुनना है। तो 3 ऐसे हैं जो धन के पर्यायवाची हैं, एक ऐसा है जो नहीं है। तो कौन सा नहीं है देख लेते हैं। द्रव्य, तो द्रव्य माने भी धन ही होता है, और संपदा माने भी धन होता है, दौलत माने एक चीज़ होती है। ऑप्शन बी सही है इसका आंसर, जो पर्यायवाची धन का नहीं है, द्रव, क्योंकि द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ, यानी कि कोई भी लिक्विड चीज़ जैसे पानी, दूध, तेल वगैरह इत्यादि। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा है वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें देखना है हमारा सही कौन सा लिखा है। तो दूर से ही दिख रहा है, इसमें कुछ करना नहीं है, आप बस पहचान लीजिए। ऑप्शन ए ईर्ष्या, ये वाला सही शब्द है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो यहाँ पर कौन सा कारक है ये बताना है। तो ए कर्ता कारक है इसमें, बी करण कारक है, या सी संप्रदान कारक है, या फिर डी कर्म कारक है, ठीक है ना। तो कारक चिन्ह आपको यहाँ क्या दिख रहे हैं, लोगों ने, कर्ता ने, शोरगुल करके, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया।
तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, कर्म कारक है, क्योंकि डाकुओं को भगाया, यहाँ क्रिया का फल डाकुओं पर पड़ रहा है। तो क्रिया क्या है, शोरगुल करना और भगाना, ठीक है ना। तो क्या प्रभाव पड़ा कि डाकू भाग गए, जो उन्होंने क्रिया की उसके द्वारा डाकू भाग गए, तो यहाँ पर ये कर्म कारक हो जाएगा। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो यहाँ पर ऐसा शब्द बताना है जो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। पहला है ऑप्शन ए निशाकर, बी निशाचर, सी तरणी और डी कृषाणु। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा निशाकर, यानी कि रात्रि को आने वाला, यानी कि चंद्रमा। निशाचर माने तो होता है राक्षस, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा है घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है, यानी कि जो घुड़सवार शब्द है वो कौन से शब्दों से मिलकर के बना है, और वो बना है तो फिर कौन सा शब्द की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन ए ऋण शब्द की श्रेणी में आएगा, या फिर बी योग ऋण शब्द है, सी यौगिक शब्द है, या डी निरर्थक शब्द है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यौगिक शब्द है, क्योंकि घोड़ा अपने आप में एक अलग शब्द है जो अपना पूरा महत्व रखता है, यानी कि मूल शब्द है, और सवार भी अपने आप में एक मूल शब्द है, ठीक है ना। तो घोड़ा सवार से ये बना है, जब दो सार्थक शब्द मिलते हैं तो उसके मेल से बनता है, ठीक है ना, यौगिक शब्द। तो ये हो गया ऑप्शन सी यौगिक शब्द घुड़सवार। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए, यानी कि 4 ऑप्शन हैं, उनमें से ऐसा चुनना है जो शंकर भगवान जी का, महादेव जी का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं गरुड़ ध्वज। तो गरुड़ ध्वज कहा जाता है भगवान विष्णु जी को, ठीक है ना, क्योंकि गरुड़ उनकी सवारी है। बी नारायण, तो नारायण तो भगवान हरि ही हैं, विष्णु जी ही हैं। सी चंद्रशेखर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रशेखर, क्योंकि चंद्र है शिखर पर जिनके, तो किनके शिखर पर, शिखर मतलब शीश पर, मस्तिष्क पर, तो वो कौन है, भगवान शंकर जी हैं जो चंद्र को अपने शीश पर धारण किए हुए रहते हैं। और डी भी देख लेते हैं, बहुत से बच्चों को लगेगा कि डी भी तो हो सकता है, विशंबर लिखा है यहाँ पर, तो विशंबर का मतलब होता है पूरे संसार का भरण पोषण करने वाले, अर्थात भगवान विष्णु ये भी हो गए। तो ये गरुड़ ध्वज और ये नारायण विशंबर, ये तीनों ही भगवान विष्णु जी के पर्यायवाची हैं, आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है अजायब घर कौन सा शब्द है, यानी कि ऑप्शन ए देसी शब्द है, बी तत्सम शब्द है, या फिर सी विदेशी शब्द है, या फिर डी संकर शब्द है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी संकर शब्द है। तो संकर शब्द का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना कोई शब्द, ठीक है ना, जिसको हाइब्रिड वर्ड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो अजायब शब्द आया है, आगे वाला अजायब, ये है अरबी भाषा का शब्द, और जो इसमें ये घर जुड़ा है ये है हिंदी भाषा का शब्द, ठीक है ना। तो अजायब घर का अर्थ होता है संग्रहालय, जिसको अंग्रेजी में म्यूजियम भी कहते हैं, जहाँ पर पुरानी यादों को, पुरानी चीज़ों को सहेज कर संभाल कर रखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए, यानी कि ये जो शब्द है यथाशीघ्र, इसमें कौन सा समास है, कैसे पहचानेंगे। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, या फिर डी तत्पुरुष। तो यहाँ पर है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें यथा शब्द आया है। यथा का क्या अर्थ होता है, यथा का अर्थ होता है जितना या जितने, जैसे कि यथाशीघ्र, इसका अर्थ हुआ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। इसको और तरीके से देख सकते हैं, यथाशक्ति, यानी कि जैसे कि आपकी शक्ति हो या ताकत हो या क्षमता हो। यथामति, यानी कि जैसी आपकी मति हो या बुद्धि हो, या आपकी सोचने की क्षमता हो, या आपका विचार हो, ये इसका मतलब होता है। तो जहाँ पर यथा पहले लगा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जहाँ भी किसी मूल शब्द से पहले आपको अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर, वे, वा, दर और नी आदि शब्द मिल जाएं, वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। हमारा अगला प्रश्न है आचार का विलोम शब्द क्या होगा। तो जो आचार शब्द है उसका विलोम यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि विपरीत पूछा गया है। तो आचार एक सकारात्मक शब्द है जो अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी बातों या कामों के लिए प्रयुक्त होता है, और इसका जो विपरीत शब्द होगा वो कैसा होगा, वो नकारात्मक चीज़ों के लिए प्रयुक्त होता होगा। ये दिखेगा नहीं, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ आचार, ठीक है ना। तो जरा इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अनाचार, बी अनाचार, सी अत्याचार, या फिर डी विचार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार का विलोम शब्द अनाचार। आचार का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कि जो व्यक्ति के देखो आचार विचार कितने अच्छे हैं, ये वाली बात होती है यहाँ पर। हमारा अगला प्रश्न है महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, ठीक है ना, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इसमें अमूल्य शब्द क्या है। ऑप्शन ए विशेषण है, बी संज्ञा है, सी सर्वनाम है, या डी क्रिया है,
ठीक है ना। तो हमें वो पहचानना है कि ये क्या है जो अमूल्य शब्द है। तो ये है विशेषण, क्योंकि गांधी जी की विशेषता बता रहे हैं ये कि उनके अंदर गुण तो थे, लेकिन कैसे थे, अमूल्य गुण थे। एक तरीके से ये प्रविशेषण वैसे तो माना जाएगा, क्योंकि गुण तो अपने आप में ही विशेषण होते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द चुनिए। यानी कि योग ऋण शब्द कौन से होते हैं, जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन ऐसे होते हैं जो किसी विशेष चीज़ या विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसी के लिए वो चीज़ जानी जाती है और उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं होती। यानी कि जो अद्वितीय है उसके लिए उसे प्रयुक्त किया जाता है। तो ए पीला, बी चक्रपाणी, सी दूध वाला, या डी नैन। तो पीला अपने आप में एक अकेला शब्द है और दूध वाला यौगिक शब्द है। नैन भी अपने आप में मूल शब्द है, यानी नैन मतलब नेत्र, आँखें। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी चक्रपाणी, यानी कि जिनके हाथ में चक्र हो या चक्र को धारण करने वाले हैं जो, अर्थात भगवान विष्णु। सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द योग ऋण कहलाते हैं और ये अधिकांशतः सारे ही बहुवीर्य समास के उदाहरण भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग बताइए। तो ऐसा शब्द हमें बताना है जो दुस्साहस में उपसर्ग लगा है उसे चुनना। ऑप्शन ए दुस, बी दुर, सी दु, या फिर डी सा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें है साहस शब्द में लगा है दुस, ठीक है, वो भी हलंत वाला। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। यानी कि यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं, चारों को हमें पढ़ना है। उसमें यह बताना है क्रिया विशेषण वाला वाक्य कौन सा है, यानी कि जिसमें क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ क्रिया की विशेषता बतानी है। चलो देखते हैं। ऑप्शन ए, मैं कल नहीं जाऊँगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी, यह फूल सुंदर है। सी, हवा धीरे धीरे बह रही है। डी, आज हम स्कूल जाएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हवा धीरे धीरे बह रही है। इसको हम कह सकते हैं हवा बह रही है, तो ठीक है ना। क्रिया हो रही है, क्या बह रही है क्रिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्रिया की विशेषता बतानी है। तो हवा कैसे बह रही है, धीरे धीरे बह रही है। तो यही क्रिया की विशेषता है, ठीक है ना। अच्छा लग रहा है ना वीडियो, तो लाइक कर दीजिए अभी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्त भाई बहन बंधुओं के साथ में शेयर जरूर कीजिए। आगे भी बहुत आनंद आने वाला है पढ़ने में, ऐसे आज तक आपने किसी से नहीं पढ़ा होगा।